अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Students of sixth semester, welcome to today's lecture. Our today's topic is to understand Ampere's law and its application in magnetism. अच्छा, जब से हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कोर्स स्टार्ट किया है तो क्लासेस में भी मैं कई बार आपको ये बात बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इस तरह समझें कि एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। जैसे जैसे जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों ने पढ़ी हैं, उसी का एक मिरर इमेज आपको इसमें मिलेगा मैग्नेटिज्म में। जिस तरह आप लोगों ने देखा था, चार्ज है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब यही चार्ज मूव करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, एंड सो ऑन। आज हमने इसी से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा डिस्क्राइब करना है। तो आई बिगिन माई फर्स्ट पॉइंट एज अ चार्ज एट रेस्ट फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। चार्ज एट रेस्ट, इसको हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और उसमें हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम अगर ले लें तो ज़ीरो आता है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में पड़ा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा। अब उसके बाद हमारे पास हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ऑब्जर्व दैट व्हेन करंट पासेस फ्रॉम द वायर देयर केम अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब ये जो साहब थे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, तो इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारे पास एक वायर है, उस वायर से जब करंट प्रोड्यूस होता है तो उसके इर्द गिर्द हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। हम ऑब्ज़र्व करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये वो फिनोमिना है जिसको आप लोग एफएससी में भी पढ़ चुके हो। आप लोगों ने इसके बारे में प्रैक्टिकल भी किए हुए हैं। इवन मैट्रिक में भी आप करते हो। एक कार्डबोर्ड लेके उसके दरमियान में एक वायर होती है जिसको आप बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, उसमें से करंट गुजरता है और उसके इर्द गिर्द कार्डबोर्ड पे आयरन फिलिंग्स डाल देते हो, तो यू सी कि आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो हमें ये पता चला कि जैसे ही हमारा कि करंट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनती है, यानी कि जब चार्ज मूव करता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज बोथ ई एंड बी आर फील्ड्स that has the ability to exert force from distance। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगती है, और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट्स पे फोर्स लगती है, या फिर मूव करते हुए चार्ज पे फोर्स लगती है। तो मूव करता हुआ चार्ज बेसिकली मैग्नेट बन जाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो ये सिंपली एक हमारे पास इस तरह से हम अगर इसको समझ सकते हैं कि आपके पास अगर चार्ज है तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज को इफ़ेक्ट करेगी। सिमिलरली जब चार्ज मूव करेगा उससे करंट बनेगा, और ये करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरे करंट्स को या दूसरे मूव करते हुए चार्जेस को या दूसरे परमानेंट मैग्नेट्स को अफेक्ट करेगी, यानी कि फील्ड बन जाएगी और फील्ड में दूसरे चार्जेस के ऊपर या दूसरे मैग्नेट्स के ऊपर फोर्स लगेगी। अच्छा, अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी एक मज़े की चीज़ के बारे में, सिमिलरिटीज़ थोड़ी देखेंगे। हमने एक पढ़ा बायट-सेवर्ट लॉ। बायट-सेवर्ट लॉ और एम्पेयर्स लॉ, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। लेकिन जब बायट-सेवर्ट लॉ की जो मेन एप्लीकेशन हमने देखी थी वो ये थी कि अगर आपके पास दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं,
जिनमें से करंट गुजर रहा है, तो करंट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। दूसरा जो कंडक्टर है उसके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में या अट्रैक्ट करेंगी एक दूसरे को या रिपेल करेंगी, डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ द मैग्नेट जो दोनों में पैदा हो रहा है। तो इसमें जो हमारे पास सिंपल असूल है जो हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, अगर दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं और उनमें एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो इस केस में दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर ये दूसरा केस है आपके पास कि एक में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरे में नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि एंटी पैरेलल करंट जा रहा है दोनों में, तो इस केस में ये दोनों कंडक्टर्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा, ये सारा फिनोमिना इसको हमने स्टडी किया था, बेस बना था बायट-सैवर्ट लॉ की। अब यहाँ पे हमें एक बात की समझ आ गई, चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, एक्शन एट डिस्टेंस, दोनों फील्ड्स बनाते हैं। अब मूव करता हुआ चार्ज एक मैग्नेट है। चलिए, कीपिंग ऑल दीज डिस्कशन इन माइंड, नाउ आई प्रोसीड फर्दर। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी हैव स्टडीड कूलम्स लॉ एंड गाउस's law. Both were used to find electric field E due to a system of electrostatic charges. अब हमने कूलम लॉ को भी पढ़ा, गाउस's लॉ को भी पढ़ा, और एक टॉपिक में हमने दोनों की इक्विवेलेंस को भी शो किया कि बेसिकली दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। अब फंडामेंटल लॉ जो बेसिकली आपको पढ़ाया जाता है मैट्रिक की क्लासेस में, एफएससी क्लासेस में, वो है कूलम्स लॉ। कूलम लॉ बेसिकली आपको देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब फोर्स से आपके पास आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। एज यू नो, E इज इक्वल टू F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और हम अगर जो डिवीजन में चार्ज है उसको उठा के इक्वेशन की इस साइड पे ले आए, तो E इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई चार्ज, नहीं, F इज इक्वल टू E, सॉरी अभी लिखी हुई नहीं है तो दैट्स वाई, E इज इक्वल टू F/Q and F is equal to EQ. Now this is the right thing. अब इसमें हमारे पास जो गाउस's law था, but गाउस's law made it very simple by symmetry arrangements. अब हमने पहले फोर्स फाइंड की, फोर्स से हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करते थे, और क्योंकि अक्सर हमारे पास कभी कभी ज्योमेट्री ऐसे आ जाती थी जो ज्योमेट्री थोड़ी सी मुश्किल होती थी, हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करते थे, और उसके बाद एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप की ज्योमेट्री होती थी, ट्रायंगल्स उसमें आ जाते थे, रेक्टेंगल्स आ जाते थे, स्क्वायर्स आ जाते थे, तो वो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट होता था, डिफ़िकल्ट होता था। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमने गाउस's लॉ में सिमेट्री आर्गूमेंट्स का सहारा लिया। गाउस's लॉ आपको ये कहता है क्लोज सरफेस बना लो, उसके अंदर देखो कितना चार्ज है, और वहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बाहर आ रहा होगा वो होगा टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और जो आपके पास वैल्यू है फ्लक्स की वो है E डेल्टा A। तो E की वैल्यू है आपके पास Q ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1/A। तो ये आपको मिल जाती है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड। और गाउस's लॉ की एप्लीकेशंस में आपने डिफरेंट सिचुएशन में गाउस's लॉ से फील्ड निकाली। तो गाउस's लॉ की ये एबिलिटी जो इसको सिमेट्री की वजह से बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करने की सलाहियत देती है, वो इसको बहुत बेसिक और फंडामेंटल लॉ बना देती है। यही वजह है कि जब मैक्सवेल की इक्वेशंस की फार्मूलेशन की हम बात करते हैं तो उसमें जो पहली इक्वेशन है वो यही डेल डॉट E इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये इक्वेशन कहाँ से आती है? ये बेसिकली गाउस's लॉ है। तो गाउस's लॉ की फंडामेंटल इक्वेशन बनी वो जो मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हैं। मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस
इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में बिल्कुल वही रोल प्ले करती हैं जो न्यूटन्स की जो लॉज हैं फिजिकल टू एम ए और ग्रेविटेशन की लॉज मैकेनिक्स में करते हैं। सिमिलरली तो ये इस वजह से ये बेसिक इक्वेशन बनती है। अब ये तो हमने बात की यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कि बेसिक इक्वेशन बन गई गासेस लॉ। अब सिमिलरिटी इसी तरह हमने बायट-सैवर्ट लॉ को देखा। ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे देता है ड्यू टू करंट एलिमेंट्स। If we account the symmetry and expresses the phenomena of production of magnetic field B from the current I, the Ampere law is the general form. अगर हम सिमेट्री आर्गूमेंट्स को यहाँ भी ले आएं, जिस तरह के कूलम लॉ से हम प्रेफरेंस देते थे गासेस लॉ को ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि उसकी सिमेट्री की वजह से वो मुझे प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व करके देता है। यही काम हम करेंगे मैग्नेटिज्म में। और बायट-सैवर्ट लॉ जो थोड़ी सी ज्योमेट्री जिसकी कॉम्प्लिकेटेड है, हम यूज़ करेंगे एम्पियर्स लॉ को, और वहीं से एम्पियर लॉ को एक फंडामेंटल इक्वेशन बनेगी मैक्सवेल इक्वेशंस में से। अब मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस हैं उनमें से 2 डाइवर्जेंस की इक्वेशन है, 2 कर्ल की इक्वेशन है। मैक्सवेल इक्वेशंस आगे आप लोग EMT 2 में डिटेल से पढ़ोगे। तो बेसिकली क्या है, 2 सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, 2 डाइवर्जेंस की इक्वेशन है, 2 कर्ल की। इसमें से एक हमने ये ऊपर देखी मैक्सवेल, ये डाइवर्जेंस की इक्वेशन है 2 ए। तो बेसिकली 2 डाइवर्जेंस की इक्वेशन निकलेंगी, एक निकलेंगी डेल डॉट ई, दूसरी होगी डेल डॉट बी। कर्ल में एक होगी डेल क्रॉस बी, दूसरी है डेल क्रॉस ई। सिंपली इस बात को जहन में रखो, अभी से मैक्सवेल इक्वेशन याद करना बहुत आसान हो जाएगा। आगे जाके मैक्सवेल इक्वेशन में 2 पेयर्स बन जाती हैं, एक है इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी है बी। ई और बी की इक्वेशन हैं 2। ई में फिर मज़ीद डिवीजन, ई की डेल डॉट ई और डेल क्रॉस ई। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड बी में डेल डॉट बी एंड डेल क्रॉस बी। ये हैं 4 आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन। तो इसमें से ये जो दूसरी इक्वेशन बनती है डेल क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, दिस इज एन एम्पेयर्स लॉ। अब ये था एम्पेयर्स लॉ, डेल डॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। अब एम्पेयर साहब ने कौन सा ऐसा काम किया ना, एम्पेयर का ये वाला काम है। एम्पेयर साहब ने डेल डॉट जे जो मुझे एम्पेयर देता है, मैक्सवेल ने इसके साथ ये एक टर्म ऐड कर दी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको आगे आप डिटेल्स में पढ़ोगे, बल्कि आप लोगों ने पढ़ा होगा फिज़िक्स 4 में शायद पढ़ा हो। यस, फिज़िक्स 4 में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैक्सवेल इक्वेशंस। फिज़िक्स 4 भी और फिज़िक्स 3 में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देखा होगा। तो आई होप आपको पता होगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप फिर उसमें से पूछ लेना मुझसे। वैसे इन डेप्थ आप लोगों ने इसकी डेरिवेशन और इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो पढ़नी है EMT 2 में। अच्छा, द होल डिस्कशन कंक्लूड्स दैट एम्पेयर्स लॉ प्लेज द सेम रोल इन मैग्नेटिज्म एज गासेस लॉ प्लेज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि जिस तरह गासेस लॉ में हम देखते थे कि एक हमने रीजन लिया, उसके इर्द गिर्द गाशियन सरफेस बनाई और चेक किया कि इसमें से कितना चार्ज मौजूद है, तो उसको हमने कैलकुलेट कर दिया। अब इस चीज़ को मैं लिख नहीं सका, लेकिन अभी ये जो बता रहा हूँ इसको नोट कर लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पेयर्स लॉ में क्या होता है, एम्पेयर्स लॉ में आप लोग एक एम्पेरियन लूप बनाओगे। एम्पेरियन लूप बन गया, उस एम्पेरियन लूप के अंदर जिस तरह गासेस लॉ में आप देखते थे टोटल चार्ज कितना है, इस एम्पेरियन लूप में आपने देखना है टोटल करंट कितना है। बिल्कुल सेम। आई होप कि मैं इसको लिख देता तो बड़ा अच्छा होता,
चलिए इस चीज़ को यहाँ पे नोट कर लेना आप, ये HRK में आपको मिल जाएगा, HRK वाले चैप्टर में इस पॉइंट की अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। अच्छा, अब क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन, तो उसमें हम देखते हैं कि सिमिलैरिटीज़ में पहले देखते हैं। बोथ गिव्स द वैल्यू ऑफ फील्ड, गाज़ेस लॉ भी और यहाँ पे मैंने कूलम लॉ लिखा है, ये सी लॉ, दिस इज आई थिंक बायट-सैवर्ट लॉ, और so we were discussing about the similarities of बायट-सैवर्ट लॉ एंड कूलम लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ से आप मैग्नेटिक फील्ड B फाइंड करते हो और कूलम लॉ से आप फोर्स के थ्रू फाइंड करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड E, यानी कि बोथ लॉज आपको फील्ड्स देते हैं। बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉज, इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है वो वेरी करती है विद स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दूसरा पॉइंट इसमें सिमिलरिटीज में ये आ जाता है, बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉज, एंड थर्ड पॉइंट इज बोथ फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है 1 2 3 4 चार्जेस हैं, तो फोर्स बिटवीन चार्ज 1 एंड 2 प्लस फोर्स बिटवीन चार्ज 1 एंड 3 प्लस फोर्स बिटवीन 1 एंड 4 प्लस फोर्स बिटवीन 2 एंड 1, एंड ये इस तरह से इन तमाम की जितनी फोर्सेस हैं उनको अलग-अलग ऐड कर लेंगे। इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स है वो भी फॉलो करती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब डिफरेंसेस क्या क्या हैं दोनों में, कूलम लॉ में और बायट-सैवर्ट लॉ में। अब सोर्सेज ऑफ E इज चार्जेस एट रेस्ट while the sources of B is moving charges। कूलम लॉ लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पे चार्ज एट रेस्ट पे, लेकिन बायट-सैवर्ट लॉ लगेगा चार्ज इन मोशन पे यानी कि करंट पे। दूसरा डिफरेंस ये है कि E इज डायरेक्टेड अलोंग R, आपके पास चार्ज 1 है चार्ज 2 है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दिस इज R, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस R के साथ साथ होती है, पैरेलल होती है। लेकिन B जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू R, राइट हैंड पाम रूल, इसको आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ थर्ड डिफरेंस इज E इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल, E का कोई एंगल से ज़्यादा सरोकार नहीं है, वाइल B जो है वो साइन ऑफ थीटा पे डिपेंड करती है R में और आइडियल में। अब यहाँ पे समझने की बात है कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में मैंने एक छोटा सा एलिमेंट DL लिया, इसमें से जो करंट जा रही है IDL लिया, ये मेरे पॉइंट है जहाँ ये B मैक्सिमम लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे B मैक्सिमम होगी। क्यों? बिकॉज करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और इसमें जो R की डायरेक्शन वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। साइन ऑफ थीटा यहाँ पे 90 बनेगा, साइन ऑफ 90 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगी मैक्सिमम। अब आप ऊपर देख लो, ये जो दूसरा पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और अगर मैं पॉइंट यहाँ पे ले लूँ R की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, तो दोनों में एंगल आ गया 0, साइन ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये बिल्कुल कंडक्टर के ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर से बाहर की तरफ निकल के ऊपर जा रही है, तो कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस DL की वजह से वो 0 होगी। अच्छा, अब एम्पेयर्स लॉ की थोड़ी डेप्थ में जाते हैं। अब इससे पहले मैंने आपको थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताए, अब प्योरली डिस्कस करते हैं एम्पेयर्स लॉ को और स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से। एम्पेयर्स लॉ को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। बेसिक डेफिनेशन आप लोगों ने FSC में पढ़ी होगी। अब क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इक्वल्स म्यू नॉट आई।
यहाँ पे देखो तो मैंने एक छोटा सा आपके सामने एक फिगर बनाया है। ये मेरे पास एक कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, कोई वायर है, और इसके इर्द गिर्द डिफरेंट कोसेंट्रिक सर्कल्स बने हैं। पहले सर्कल का रेडियस r1 है, दूसरे का r2 और तीसरे का r3 है। अब इस फिगर को समझो, ये एम्पियर लॉ की जान है। अब I इज़ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। इस वायर से जो करंट जा रहा है वो I है। B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। अब ये I जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, P जो उसके इर्द गिर्द दायरों की फॉर्म में फैली हुई है, जिस तरह आप पत्थर मारो तालाब में और उससे जो दायरे निकलते हैं और फैलते हैं, इस तरह। Field is produced by the moving charges in the conductor and stretches outward. पत्थर जिस जगह आपने मारा था वहाँ से लहरें निकलेंगी और कोसेंट्रिक दायरे बाहर की तरफ स्ट्रेच होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी यही हाल है। Now the space around the conductor resists the spread of the magnetic field and impedes or hampers the field by an amount mu naught in free space. अब ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है म्यू नॉट कि म्यू नॉट क्या चीज़ है। म्यू नॉट प्रॉपर्टी है स्पेस की, जिस तरह एप्सिलॉन नॉट प्रॉपर्टी थी स्पेस की। वो आपको ये बताती थी फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज। पहला चार्ज जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकाल रहा है, दूसरे चार्ज की तरफ वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बढ़ रही हैं। इसी तरह दूसरे चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आ रही हैं वो फर्स्ट चार्ज की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। तो दरमियान में स्पेस कितनी हैम्परिंग करता है, कितना उसको रोकता है या कितनी उसको इजाज़त देता है, कितना अलाउ करता है फोर्स लगाने के लिए। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में जब मैग्नेटिक लाइन से फोर्स निकलेंगी और बाहर की तरफ स्प्रेड होंगी, तो स्पेस उसको स्प्रेड नहीं होने देगा, स्पेस उसको रोकेगा। और वो जो रोकने का फैक्टर है या उसको कितनी मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करता है, वो फैक्टर है म्यू नॉट। सो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब ये म्यू नॉट उसको हैम्पर कर रहा है, कितना उसको उसमें कमी लाता है। बहुत छोटा फैक्टर है, इसकी वैल्यू आती है अराउंड 10⁻⁻⁷ की रेंज में। तो ये क्या कर रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को कम कर रहा है। B इज कैप्चर्ड इन द लूप हैविंग अ डेफिनेट रेडियस। अब मैंने ऊपर आपको दिखाया